तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जनाब जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे HTML कोर्स सीरीज चल रही है और कोर्स सीरीज के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा हम लोग ने वीडियोस डाल रखी हैं। अब कोर्स कंप्लीट होने वाला है, 2-3 वीडियो बस बची हुई हैं। तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग एक टेस्ट लेंगे आपका कि आपको कितना HTML आया है जो कि मैंने आपको सिखाया है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे रखने वाले हैं। एक क्विज कॉम्पिटिशन होगा जहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर आपको कम से कम 10-15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपको उनका क्वेश्चंस को मैं समझा भी दूंगा कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में और अगर आपने सही आंसर दिया है तो आप परफेक्ट हो जाओगे, आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। करीब 17-18 क्वेश्चन होंगे तो उनको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी रैंकिंग कितनी आ रही है, कितने परसेंटेज आपके नंबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से एक टेस्ट मैं आपको छोटा सा लेने वाला हूं और आपको मैं आंसर भी बता दूंगा बाद में कि इसका क्या आंसर होगा। मतलब 10-15 सेकंड के बाद में मैं उसको समझाकर उसका आंसर भी बताऊंगा और अगर कहीं कोई डाउट लगेगा मुझे कि यार ये क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे तो उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और इस कंपटीशन में भाग लेना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बहुत ज़्यादा आज मज़ा आने वाला है बिकॉज मैंने आपको बहुत सारी HTML यहाँ पे पढ़ा दी है। पूरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है, मात्र 5 से 6 वीडियो कुछ बची हुई हैं, वो भी अपलोड कर दूंगा, बहुत जल्दी सब शूट हो जाएंगी। पर यहाँ पे ये भी तो देखना है यार कितना आप लोगों को HTML आई है, फिर कितना नहीं आई है। और कभी कभी होता है ना कि हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ें आ भी जाती हैं, पर जब हम लोग क्वेश्चन करने बैठते हैं तो वहाँ पर हम लोग आंसर नहीं दे पाते हैं। कभी होता है कि हम लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कभी समझ में तो आ जाता है तो हम लोग हड़बड़ाहट में उसका आंसर गलत दे देते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ बहुत हुई थी स्टार्टिंग में कि चीज़ें आती थी पर फिर भी एक्यूरेसी नहीं बनती है, आती हुई चीज़ गलत हो जाती थी। तो उसकी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करा दूंगा। कल के मतलब कोई कंपनी में आप जाते हो वेब डेवलपमेंट की जॉब के लिए, तो अगर आपको वहाँ पर कोई क्वेश्चन करता है तो आप हड़बड़ाहट में गलत आंसर ना दें। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। आपको टोटल 17 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 17 दूनी 34 टोटल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ में देखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं, कितने सही किए हैं। अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत किया है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई मैंने 1 क्वेश्चन गलत किया है, मेरे 2 नंबर चले गए, मैंने 2 क्वेश्चन गलत किए हैं, मेरे 4 नंबर चले गए। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, जितना भी रियलिटी हो सब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले कि आप कहाँ पे फंस रहे हो और मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, आपको खुद लगना चाहिए कि जो ईमानदारी है वही हम बरतेंगे यहाँ पे। और दिखावे से कुछ नहीं होता है। दुनिया से आप झूठ बोल सकते हो, घर वालों से झूठ बोल सकते हो, पर जनाब अपने आप से आप कभी झूठ नहीं बोल सकते हो। आपका मन जानता है कि आप कितना परफेक्ट हो। देखिए फर्स्ट टाइम में कोई भी टेस्ट देता है तो उतना परफेक्शन नहीं आता है। मैंने भी बहुत बार टेस्ट दिए हैं, मेरे जनरली 70 to 80% आते थे पहले, पर यार अब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो एज अ टीचर मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। तो मेरी तुलना अपने आप से मत करिएगा। बाकी यहाँ पे चलिए इसको स्टार्ट करता हूँ और आपको मेरे साथ यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को देखना है। मैं पर क्वेश्चन पे आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम भी देने वाला हूँ और उस क्वेश्चन को समझा दूंगा पहले, फिर मैं आपसे आंसर पूछूंगा। आंसर को आपको जो भी आंसर सही लगे ऑप्शंस में वो आपको नीचे बता देना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही है। कमेंट में बताओगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपके कितने आंसर सही हैं, कितने गलत हैं और किस आंसर में आप फंसे हुए हो। इसीलिए मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझा दूंगा आपको। देखिए आपको मेरे सामने तो क्वेश्चन समझने को मिल जाएगा, पर जब आप किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे या HR के सामने बैठोगे तो क्वेश्चन को डिफाइन नहीं करता है, वो सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का अर्थ आपको समझना पड़ेगा जनाब। तो ये चीज़ की प्रैक्टिस अभी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसीलिए कोई माइनस मार्किंग का काम नहीं रख रहा हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन गलत होता है तो माइनस मार्किंग हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक क्वेश्चन गलत है तो 2 ही नंबर कटेंगे, 2 गलत है तो 4 नंबर कटेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट मैंने खोल रखी है गीक फॉर गीक्स की। यहाँ पर टोटल 17 क्वेश्चन है और देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है आपका पहले ये ऊपर, ठीक है। और ये आपके ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना होता है। मैं आपको पर क्वेश्चन पे 15 सेकंड का समय दूंगा, क्वेश्चन भी बता दूंगा क्या पूछ रहा है। उसके बाद में आपको बताना है कि पहला होगा, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, कौन सा है। आपको कमेंट में जल्दी से आंसर दे देना है, ओके। और आपको कमेंट सेक्शन इस तरीके से खोल के रखना है, वहीं पे आपको आंसर देते चलना है। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन में लगे कि भाई ये मुझसे नहीं हो रहा है या फिर मुझे इसके बारे में पता नहीं था तो आप कमेंट करना, वो आगे वीडियोस आ जाएंगी। हाँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन CSS से भी रिलेटेड होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे CSS से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखे तो हमको ये ज़्यादा समझ में आ रहा है। जिससे क्योंकि अभी हम लोग का CSS का कोर्स बस स्टार्ट होने वाला है, 5 से 6 दिन के अंदर मैं CSS का कोर्स हर हालत में स्टार्ट कर दूंगा।
वहाँ पे आपको अभी से कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चलती जाएंगी, कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पे आपको जानने को मिलेंगी। जैसे आप जब यहाँ पे CSS पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें याद आएंगी कि मैंने आपको पहले बता रखी हैं। ओके, तो अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS। ठीक है, तो CSS का फुल फॉर्म क्या होता है जनाब? मैंने आपको बहुत बार बताया है और बहुत सी चीज़ों में बताया है, तो आप मुझको बताइए कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका मैं यहाँ पे टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। अब आपके यहाँ पे 15 सेकंड मिलेंगे और 15 सेकंड के अंदर आपको बताना है कि ए में लिखा है कलर स्टाइल शीट, बी में लिखा है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और यहाँ पे सी में लिखा है क्रिएटिव स्टाइल शीट, और डी में लिखा है कंसिस्टेंट स्टाइल शीट। ठीक है, ओके, तो हमको बताइए। आपके 15 सेकंड हो गए पूरे। अब आपको मैं बताता हूँ, आपने शायद कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसमें यार देखिए 3 लेटर है CSS, तो कास्केडिंग स्टाइल शीट होगा। ठीक है, तो C का मतलब कास्केडिंग, S का मतलब स्टाइल और शीट। ये हमने टिक किया और ये हमारा राइट आंसर था, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट स्टाइलिंग टेक्निक्स आर यूज्ड इन CSS। ठीक है, कितनी तरीके की टेक्निक्स हमारी CSS को लगाने में यूज होती हैं। तो जनाब ये क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पे आपका लोगों को फंसेगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें होगा क्या जनाब, कि देखिए मैंने आपको CSS नहीं पढ़ाई है, फिर भी आप एक बार कोशिश करिए। मैं आपका टाइम यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट है और आप इसका आंसर हो सके तो दीजिए। अगर आपको कहीं फंसोगे तो मैं आपको बताने के लिए तो यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, तो आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही मुझे बताइएगा। ठीक है, तो शायद आपने यहाँ पे आंसर दे दिया होगा। अब आपका यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए CSS हमारी 3 तरीके से HTML में कनेक्ट की जाती है। एक होता है इनलाइन CSS, एक होता है एक्सटर्नल CSS, एक होता है इंटरनल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है जनाब, हम लोगों को एक अलग से फाइल बनानी पड़ती है style.css नाम की, और उसको HTML फाइल से कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इंटरनल CSS में क्या होता है कि हम लोग स्टाइल टैग लिख देते हैं, उसके अंदर हम लोग सारी CSS लिखकर यूज कर सकते हैं। और इनलाइन CSS में क्या होता है कि जो टैग होता है उसी के अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके CSS लिखते हैं। तो टोटल हमारे 3 तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक करूंगा, ये करेक्ट आंसर था। ओके, अब यहाँ पे मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड फॉर इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट। मैंने ये आपको पढ़ा रखा है, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियोस पहले की याद होंगी स्टार्टिंग की तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूँ 9। अब आपको यहाँ पे देखना है, ये पूछ रहा है कि कौन सा टैग जो है इनमें से वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई टेक्स्ट आपने लिखा है तो उसको इंपॉर्टेंट बताना है ब्राउजर को कि ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा टैग इनमें से यूज किया जाएगा, A, B, C या D। आपका टाइम ओवर हो चुका है। अब आप देखिए, आपने हो सकता है सही आंसर दिया हो, मुझे तो अभी नहीं मालूम है, पर देखिए यहाँ पे जो भी एलिमेंट यूज होता है टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट करने के लिए वो है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। स्ट्रॉन्ग देखिए टैग के अंदर जो भी आप वर्ड लिखते हो उसको ब्राउजर एज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखता है और उसी को SEO में ज़्यादा यूज करता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग पे क्लिक किया, ये राइट आंसर था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू ओपन अ हाइपरलिंक इन न्यू टैब। हाइपरलिंक से कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक पूछ रहा है कि अगर आपको किसी वेबसाइट को न्यू टैब में खोलना हो तो कौन सा इनमें से तरीका यूज होगा। देखिए यहाँ पे 4 तरीके यूज हुए हैं और चारों में लगभग कुछ चीजें सेम है, थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव कर दिया गया है। और मैंने इसको आपके एंकर टेक की जो वीडियो बनाई थी, काफी लंबी वीडियो बनी थी 35-40 मिनट की, उसके अंदर इसको मैंने बताया था और बहुत ही डिटेल में बार मैंने समझाया था कि जब हम लोग को मान लीजिए न्यू टैब में किसी चीज को खोलना होता है तो हम लोग कौन सा एंकर टैग का फॉर्मेट यूज करते हैं। जैसे कि मान लो इस टैब में मेरा यूट्यूब, यहाँ पे इस टैब में यहाँ पे गीक फॉर गीक की वेबसाइट खुली है, मैंने एक टैब खोला, उसके अंदर मैं मान लीजिए यूट्यूब को खोल लेता हूँ, तो ये देखिए यूट्यूब खुल गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप किसी टैब में किसी चीज को खोलते हो तो अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर ही करना चाहते हो तो कैसे होगा, एक न्यू टैब में हम अपनी वेबसाइट को कैसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट आप समझ लीजिए, सबसे पहले एंकर टैग ओपन होगा, देन आपका हाइपर रेफरेंस मतलब हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक के बाद आपको उसकी वेबसाइट का यहाँ पे डाल देना है URL, जिस वेबसाइट का आप करना चाहते हो। उसके बाद में जो URL डाल दिया उसके बाद में आपको बैक स्लैश लगा के यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। फिर ये एट्रीब्यूट आता है टारगेट एट्रीब्यूट, इसको जब आप लिखते हो और इसकी वैल्यू के रूप में आपको लिखना है _ ब्लैंक। जब आप इसको लिख देते हो और एंकर टैग यहाँ पे क्लोज कर देते हो
तो आपकी जो भी चीज़ वेबसाइट खुलेगी वो एक न्यू टैब के अंदर खुलेगी, सेम टैब के अंदर नहीं खुलने वाली है। और अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप मेरे एंकर टैग वाली वीडियो पे जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कंप्लीट एक बार देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने डिटेल में वहाँ पे इस बारे में बता रखा है कि न्यू टैब में जब किसी चीज़ को खोलना होता है तो हम वहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं। ओके, आई होप इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पूछ रहा है यूजिंग पैडिंग क्लियर्स द एरिया आउटसाइड। अब मुझे मालूम है इसका तो आंसर आपको नहीं पता होगा, आप कहीं से पढ़े हो वो मुझे नहीं मालूम है, पर मैंने अभी इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि CSS का कोर्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको तो बता दूं कि कह रहा है कि जो पैडिंग से हम लोग एरिया क्लियर करते हैं किसी चीज़ के आउटसाइड का, तो वो कंटेंट का करते हैं। ठीक है, कोई कंटेंट है उसका एरिया क्लियर करते हैं पैडिंग से। ठीक है, ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन लग रहा होगा कि आपने पढ़ा नहीं तो अजीब से लग रहा होगा, पर मैं आपको जब CSS पढ़ाऊंगा सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है विच, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ एडिंग इनलाइन स्टाइल। ठीक है, अब इनलाइन CSS यूज करने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मेट सही है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा, आप एक बार देख लीजिए, 4 फॉर्मेट दिए गए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहला फॉर्मेट दिया गया जहां पर एक आपको टैग खोला गया पैराग्राफ टैग, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट हुआ है स्टाइल एट्रीब्यूट, दूसरे में इनलाइन एट्रीब्यूट यूज हुआ है, तीसरे में इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट यूज हुआ है, चौथे में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज हुआ है। अब आप चेक करिए कौन सा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपके 16 सेकंड हो चुके हैं। सबसे पहले टैग ओपन हुआ है, फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज हुआ है स्टाइल एट्रीब्यूट, इतना तो सही है। फिर यहाँ पे स्क्रॉल में लिखा है फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, ये आपकी CSS की यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी गई है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी ये इनलाइन नहीं होता है, इनलाइन स्टाइल नहीं होता, ये दोनों बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये दोनों देखिए सेम लग रहे हैं A और D। ठीक है, पर अंतर क्या है, यहाँ पे पैराग्राफ टैग ओपन हुआ है, स्टाइल एट्रीब्यूट ओपन हुआ है, पर यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज जो लिखा है उसके बाद में यहाँ पे कॉलन का निशान लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए कॉलन का निशान लगा, मैंने हाईलाइट कर दिया, पर यहाँ पे देखिए नहीं लगा हुआ है फॉन्ट साइज के बाद, इसलिए आंसर गलत हो गया। बाकी सेम है, लगभग सेम है, देख लीजिए। ठीक है, इसी में छोटी सी एक होता है ना पॉइंट, उसमें इंसान को कंफ्यूज कर दिया जाता है। एक छोटा सा कोई कॉलन का निशान नहीं लगाएगा, आपको लगेगा यार दोनों सेम है, और धोखे से अगर आपने ये क्लिक कर दिया होता तो आपका गलत हो जाता। इसीलिए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे बस इतने से देखिए कॉलम का यहाँ पे कॉलन का निशान लगा हुआ है, इसकी वजह से ये अलग होता है और ये सही है, क्योंकि दो प्रॉपर्टी के बीच में जब वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे कॉलन का निशान लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे जनाब। ये बोल रहा है आपका विच HTML टैग इज यूज्ड फॉर इंटरनल स्टाइल शीट। ठीक है, कौन सा टैग आपकी इंटरनल CSS को कनेक्ट करने में मदद करता है। जो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, तो कौन सा इनमें से टैग है जो हमारी इंटरनल CSS मतलब HTML फाइल जो होती है उसी के अंदर CSS लिखने में मदद करता है। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप चेक करिए। एक है हमारा टैग इंटरनल टैग, स्टाइल टैग, CSS टैग, इंटरनल स्टाइल टैग। ठीक है, इनमें से कौन सा टैग हो सकता है जो हमारी इंटरनल CSS लगाने में मदद करता है। इसके ऊपर ही बहुत जल्दी जब CSS कोर्स आएगा ना, तो पहली या दूसरा टॉपिक यही होता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कनेक्ट करना CSS फाइल को। तो ये जो आपका देख रहे हो स्टाइल टैग, ये होता है जब आप किसी भी HTML फाइल के अंदर स्टाइल टैग लिख देते हो और उसके बीच में जो भी स्टाइलिंग करोगे वो आपकी स्टाइल CSS करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स। आप CSS का सिंटैक्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, यहाँ पर आप हो सकता है अगर कभी पढ़े हो तो आप पहचान जाएंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं टाइम दे देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए कि ये जो 4 हैं इनमें से कौन सा CSS का सही सिंटैक्स है। थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं पढ़ा है बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है। मैं आपको जल्दी जब कोर्स बस आने 4 या 5 दिन का बस समय दे दो, आपको उसके अंदर ये सारी चीज़ें कंफर्म करा दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स होता है लिखने का तरीका। सबसे पहले आपका होता क्या जनाब, यहाँ पे आपका टैग लिखा जाता है, टैग का नाम पैराग्राफ टैग। ठीक है, उसके बाद में आपकी ये देखिए कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन होने के बाद में यहाँ प्रॉपर्टी नेम कलर और फिर उसकी वैल्यू ग्रीन, फिर फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी, फिर उसकी वैल्यू 15 पिक्सल, मतलब जो फॉन्ट का साइज है वो 15 पिक्सल रखो और जो कलर है वो ग्रीन रखो। इस तरीके यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन सही है। अब एक ये ऑप्शन देखिए, एक सबसे वाला यहाँ पे
ये वाला देखिए दोनों में लगभग फर्क है, ठीक है। अब ये क्या फर्क है यार, यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक जैसे सब लग रहे हैं, आपको लगेगा कुछ यहाँ पे अलग नहीं है, पर यहाँ पे देखो ये जो दो प्रॉपर्टी के बीच में देखिए कॉमा लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे दो प्रॉपर्टी के बीच में कॉमा नहीं लगता है, यहाँ पे लगता है यहाँ पे सेमी कॉलन, ठीक है। कॉलन अलग होता है, सेमी कॉलन अलग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें कॉमा लगाया हुआ है, कॉमा न लग के यहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा, इसलिए ये सही है। छोटी सी मिस्टेक कर देते अगर ये कॉमा वाला सिलेक्ट कर देते और तो आपका गलत हो जाता। बाकी सेम देखिए सब लिखा हुआ है, यहाँ तक देखिए सेम है, फिर यहाँ तक देखिए सेम है दोनों का, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक पूरा सेम है, पर सिर्फ यहाँ पे ये सेमी कॉलन लगा हुआ है और यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, इतने में हो जाता अभी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट अमंग द फॉलोइंग फॉर लिंकिंग एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। मैंने आपको बताया इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, 3 तरीके से हम लोग किसी भी CSS को कनेक्ट कर सकते हैं HTML से। तो एक्सटर्नल जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो आपने देखा होगा हेड टैग के अंदर लिंक टैग लिखते हैं और लिंक टैग के अंदर हम लोग एक प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या, एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा सबसे पहले हम लोग लिंक टैग ओपन करते हैं, फिर REL लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर स्टाइल शीट लिखते हैं, फिर टाइप लिखते हैं, टाइप के अंदर लिखते हैं टेक्स्ट /CSS, जो टेक्स्ट फाइल है वो CSS की है। फिर उसकी लिंक देते हैं हाइपर रेफरेंस और style.css। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मैंने इस पे टिक लगा दिया। और दूसरे ऑप्शन पे देख लीजिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल शीट चलिए ये लगभग सेम है, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइपर रेफरेंस style.css ये वाला ऑप्शन में देखिए यहाँ पे लिंक टैग की बजाय यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन किया गया, जबकि स्टाइल टैग नहीं ओपन होगा। ये एक्सटर्नल CSS है तो यहाँ पे लिंक टैग ओपन होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तो दोनों गलत है, ये तो ऐसे ही देखने में लग रहे हैं गलत हैं, पर इसमें कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने स्टार्टिंग में स्टाइल टैग लिख दिया, जबकि स्टाइल टैग नहीं होता एक्सटर्नल के लिए। एक्सटर्नल कनेक्ट करने के लिए CSS को लिंक टैग से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे जनाब। 10 पे क्या है, Which of the following is the correct HTML element to define emphasized text? Emphasized मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट जो आप पैराग्राफ लिखते हो उस पर ब्राउजर का फोकस कैसे दिलाया जाए। सेम जैसा आपका स्ट्रॉन्ग टैग था वही एम्फसाइज टैग भी है। एम्फसाइज टैग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा नहीं कौन सा टैग इनमें से। वो करता क्या है कि ब्राउजर को बताता है कि ये जो वर्ड है पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, एम्फसाइज कराता है, फोकस कराता है। तो इनमें से कौन सा है, ठीक है, आपको ढूंढना मैं आपको देता हूँ। ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ इसलिए मैं आप पे है आपकी अभी मदद नहीं करूंगा, टाइम पहले देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक लिखा इटैलिक, दूसरा EM, तीसरा I और EMPH, ठीक है। कौन सा है आप देखिए, एक बार नज़र दौड़ाइए कि इन्होंने एम्फसाइज्ड बोला है और एम्फसाइज्ड कौन सा लग सकता है। एम्फसाइज्ड का मतलब मैंने बता दिया कि फोकस करना होता है किसी चीज़ पे, तो थोड़ा दिमाग आपने अगर दौड़ाया होगा तो देखिए एम्फसाइज्ड में EM पहले लिखा हुआ है और ये देखिए यहाँ पे EM टैग भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। ये जब आप इसके बीच में कोई भी टेक्स्ट लिखते हो EM टैग ओपन करके और क्लोज करके, तो वो टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे स्ट्रॉन्ग होता है। और इसकी एक खासियत होती है कि ये जो भी टेक्स्ट के इसके अंदर लिखोगे वो इटैलिक हो जाएगा, जबकि ये काम इटैलिक टैग भी करता है, पर इटैलिक टैग ब्राउजर को ये नहीं बताएगा कि पर्टिकुलर टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। अगर थोड़ी सी बातें कंफ्यूजन लग रही हो तो ये सब जाकर एक बार HTML कोर्स पे चेकआउट करो, मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वो देखोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि जब मैं HTML कोर्स स्टार्ट करूंगा तो मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डालूंगा। मैंने 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन का गैप लेके आराम वीडियो डाली। फिर भी आप लोग करते क्यों ना, वीडियो देख लेते हो, दोबारा हो सकता है उसको कभी रिपीट करते ही ना हो, प्रैक्टिस करते ना हो। आप भाई देखिए मेरी बात समझिए, मैंने आपको नोट्स दिए थे, पर आपको भी तो रिवीजन करना पड़ेगा ना। नोट्स उठाओ, वीडियो उठाओ, दोबारा स्टार्ट करो, देखो कहाँ पर मैंने क्या बताया है, फिर जो बताया उसको करके देखो, तभी आप सीख पाओगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है हाउ डू वी ऐड अ कमेंट इन CSS फाइल। अब ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको, कमेंट कैसे करते हैं CSS फाइल के अंदर, ठीक है। आपको मैंने HTML कमेंट पढ़ाया था, जिसमें हम लोग 2 एंगुलर ब्रैकेट ओपन करते हैं, डैश लगाकर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और उससे हमारा कमेंट हो जाता है। वैसे CSS के भी अंदर कमेंट किया जाता है। कमेंट क्या होता है कि आप वहाँ पर जो लिखोगे वो आपका शो नहीं होगा, पर आपके कोड के अंदर वो शो होगा, मतलब यूजर तो नहीं देख पाएगा, पर आप जब भी उस कोड को ओपन करोगे तो आप जान जाओगे कि यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है। एक मतलब नोटिस के तौर पे, या हम लोग जब दोबारा आते हैं तो हम लोग को याद रहे कि कहाँ से क्या चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो वहाँ पे हम लोग कमेंट कर देते हैं उस चीज़ को।
वो लिख देते हैं, वो सिर्फ ऐसा लिखा जाता है कि उसका रन नहीं होगा, उसको कोड रन नहीं किया जाएगा, बस वो एक ऐसा मैसेज के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप देखिए, अगर आपको कभी आपने पढ़ा हो कहीं पे भी तो आप एक बार नज़र मार लीजिए, नहीं मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई कमेंट करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ सिर्फ एक बैक स्लैश लगा हुआ है, यहाँ पे बैक स्लैश और स्टार लगे हुए हैं, स्टार बैक स्लैश लगा हुआ है, यहाँ पे डबल लगा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो आपका CSS में अगर कमेंट करते हो तो ये वाला ऑप्शन सही है। आपको एक बैक स्लैश लगाना होता है, स्टार लगाना होता है, फिर जो भी कमेंट करना है वो लाइन लिख दो, स्टार लगा कर फिर बैक स्लैश लगा दो, तो ये कमेंट हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये सबसे टफ क्वेश्चन है इतनी पूरी सीरीज के अंदर। अगर मैंने CSS ना पढ़ रखी होती, यकीन मानिए मैं भी इसको गलत कर देता, और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको रिपीट नहीं करूँगा, यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक CSS पढ़ा ही नहीं है और हार्ड क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये वाला ऑप्शन होगा, और ये मैं आपको CSS जब आएगी तभी समझाऊंगा। ठीक है, जो चीज़ हार्ड है यहाँ समझने लायक नहीं है उसको मैं यहाँ पे बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे समझने लायक है उसको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर होता है 13, व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन टू चेंज द कलर ऑफ H2 एलिमेंट। H2 मतलब हेडिंग 2 एलिमेंट। अब हेडिंग 2 आपकी लिखी हुई है और आप CSS फाइल में उसका कलर चेंज करना चाहते हो, तो किस तरीके कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, मैंने अभी पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ बताई हुई थी पिछले क्वेश्चन में। आपको सबसे पहले टैग का नाम लिखना होता है, देन आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करने होते हैं, फिर आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना होता है। प्रॉपर्टी में सारी याद करा दूंगा, टेंशन न लो कोर्स के अंदर। प्रॉपर्टी का नाम हो गया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और ये जो आप कोड देख रहे हो #00800, ये होता है कलर कोड। ये सब कलर कोड कैसे निकाले जाते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, हेडिंग पहले आपको टैग का नाम लिखना होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करना होता है, फिर जो चीज़ उसमें करनी है, मान लीजिए हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो प्रॉपर्टी का नाम लिखा, फिर ये वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच इज द करेक्ट सिंटेक्स टू सेट द अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम मार्कर टू अ स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। यहाँ पे जनाब बोल क्या रहा है कि देखिए, अगर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी होगी, मैंने लिस्ट के ऊपर सारी चीज़ें बताई थी, लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। तो वहाँ अनऑर्डर लिस्ट में मैंने बताया था कि जैसे आप अनऑर्डर लिस्ट बनाते हो तो जैसे किसी में बुलेटिन्स आते हैं, किसी में नंबर आते हैं, तो वो ये पूछ रहा है कि अगर हमको स्क्वायर लगा कर लिखना हो, मतलब ऐसे कोई भी टेक्स्ट लिखा हो उसके बगल में स्क्वायर लगा हो, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसको करने के लिए जनाब यहाँ पे देखिए CSS की प्रॉपर्टी दी गई हुई है। सबसे पहले आपको उसी के अंदर टैग के अंदर आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर देखिए ये इनलाइन CSS लिखी गई है, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, इस पर क्लिक कर देंगे और ये देखिए यहाँ पे जनाब हो जाएगा। अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो आपको स्क्वायर के रूप में आएगा, स्क्वायर के रूप में कोई भी आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हम लोग लगभग कंप्लीट कराए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आपको मालूम हो क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बार ये चीज़ें बताई हैं, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। वेयर इन HTML डॉक्यूमेंट इज द कन्वेंशनली करेक्ट प्लेस टू पुट रेफरेंस टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। पूछ क्या रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमको एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहाँ पर लगाते हैं। जो एक्सटर्नल कोई स्टाइल शीट होती है, जो अभी मैंने आपको लिंक टैग दिखाया था ऊपर, वो कहाँ पर लिंक टैग लगाया जाता है? बॉडी के अंदर, हेड के अंदर, या फिर बॉडी के बाहर, या फिर कहीं नहीं, ये पूछ रहा है। तो ये आप मुझे बताइए कि अगर आपको एक्सटर्नल स्टाइल मतलब CSS लगानी होगी, लिंक टैग लगाना होगा, तो कहाँ पर लगाओगे? मैंने कुछ वीडियोस में लगा कर भी दिखाया है, तो आपके पास टाइम स्टार्ट हो चुका है। कमेंट करिए आप फटाक से कि आप हेड के अंदर लगाओगे लिंक टैग, कि बॉडी टैग के अंदर लगाओगे, कि यहाँ पे कि दोनों के अंदर लगा सकते हो या किसी के अंदर नहीं लगा सकते हो। ठीक है, बोथ ऑफ द अबाउ लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब भी लिंक कनेक्ट करते हैं स्टाइल शीट की, तो वो करते हैं हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर जनाब इसलिए करते हैं कि हेड टैग मैंने आपको बताया कि बैकएंड की चीज़ें संभालता है। तो बैकएंड में कोई भी अगर चीज़ कनेक्ट कर रहे हो, लाइक आप जावास्क्रिप्ट की फाइल कनेक्ट कर रहे हो तब भी हेड टैग के अंदर करोगे, CSS की फाइल कनेक्ट कर रहे हो लिंक टैग से तब भी हेड टैग के अंदर करोगे। तो ये हमने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। लिखा है व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन ऑफ द बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट का मतलब एलिमेंट समझा करो, टैग बोल रहा है। एलिमेंट का मतलब होता है टैग। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी कि एलिमेंट होता है क्या, एक टैग, एक एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू, कंप्लीट चीज़ जो होती है उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो जब यहाँ पे कहीं देखो, मान लीजिए ये जो नाम लिखा उसके साथ एलिमेंट लिखा, तो मतलब टैग बोल रहा है। ठीक है,
तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन, जो पहले से आपकी बॉडी टैग की मार्जिन होती है वो क्या होती है। डिफॉल्ट मतलब अपने आप जो होती है पहले से, वो मार्जिन क्या होती है। तो वैसा तो मैंने आपको ये CSS के अंदर टॉपिक है, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। तो डिफॉल्ट मार्जिन आप एक बार अंदाजा लगाइए। कभी कभी क्वेश्चन से होता है ना कि आता नहीं है, फिर भी हम लोग एक अंधी तीर मारते हैं। तो आप अंधी तीर कैसे मार सकते हो, ठीक है। तो अंधी तीर मारने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि देखिए 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। एक ये देखिए 10 दिया है, एक 12 दिया है। सबसे ज़्यादा है 12, सबसे कम है 6, और देखिए अगर मैं देखूँ तो मीडियम पे 10 है और उससे कम 8 है। तो स्टार्टिंग के 2 ही में सही होता है लगभग। कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना, अगर कहीं पे भी आपको जब ना आए तो स्टार्टिंग के 2 में ही लगाना, क्योंकि आपके लास्ट के 2 में बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई सही हो। तो स्टार्टिंग के 2 में लगाएंगे। तो वैसे तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है कि 10 है या 8 है, ठीक है। तो अब अंदाजा लगाओ कि अगर बॉडी की मान लीजिए मार्जिन होगी तो 10 तो यार अब मैं कंफर्म तो आपको यहाँ नहीं समझा सकता हूँ, तो 10 तो नहीं होगी, ठीक है, 10 ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग 8 पे लगाते हैं। वैसे मुझे पता है ये चीज़, पर मैं आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ कि ऐसे अंदाजा लगाया करो। तो 8 पे लगा दोगे। अगर एक क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो इतना नहीं है, 2 नंबर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में आपसे हो सकता है। तो 8 पिक्सल होती है, ये आपको याद कर लेना है। डिफॉल्ट मार्जिन ऑफ बॉडी एलिमेंट इज 8 पिक्सल, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है व्हाट इज द करेक्ट CSS सिंटेक्स टू मेक ऑल पैराग्राफ एलिमेंट बोल्ड, ठीक है। जो हमारा CSS का सिंटेक्स है वो पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 तरीके के सिंटेक्स दिए गए हैं। मैंने अभी पहले आपको हेडिंग टैग के लिए पढ़ा चुका हूँ, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा मौका देता हूँ 15 सेकंड का, आप देखिए, ठीक है। 4 तरीके के यहाँ पे सिंटेक्स दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले टैग ओपन करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, देन प्रॉपर्टी का नाम, देन वैल्यू का नाम लिखते हैं। तो अब देखो इस तरीके का कौन सा है, A है, B है, C है, D है। मुझे आप चेक करके बताओ कि इनमें से कौन सा होगा। अगर आप सही कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपके 15 सेकंड हो चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको टैग का नाम लिखना होता है, ठीक है। फिर आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करने होते हैं, जो यहाँ पे ओपन है B नंबर पे। फिर आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना होता है। अब किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो उसकी प्रॉपर्टी देखिए फॉन्ट से रिलेटेड होगी। अब हमको कंफर्म ये नहीं मालूम कि फॉन्ट वेट ही होगा, पर फॉन्ट से रिलेटेड होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी का नाम लिखा है, फिर बोल्ड लिखा है। पर देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। A और B, नीचे वाले तो बिल्कुल गलत है, आप देखकर जान जाओगे, ठीक है। पर यहाँ पे ये मैच कर रहे हैं, पर इसमें देखो P अंदर कर दिया गया कर्ली ब्रैकेट के, जो कि गलत होता है। यहाँ पर टैग हमेशा बाहर रहेगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा। तो ये B नंबर हमारा सही है। और यहाँ पर लगभग हमारे सारे क्वेश्चन सही हैं। ये 88% क्यों यहाँ पे शो कर रहा है, जबकि हम लोगों ने सारे क्वेश्चन का आंसर तो करेक्ट दिया है। कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पर रह गया हो। एक बार चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। हम लोग आते हैं यहाँ पे नंबर 1 पर, और यहाँ पे भी सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिए हैं हम लोग ने सही। बिल्कुल हो सकता है हम लोग ने यहाँ पे टाइम लिया हो, इस वजह से इसने यहाँ पे थोड़े मार्क्स काट लिए। टाइम हम लोग ने इसलिए लिया है यहाँ पे कि आपको मैं समझा रहा था, इसलिए यहाँ पे इसने एक्यूरेसी बोली है। एक्यूरेसी हाँ इसी तरीके आती है, आपको विद इन 10 से 5 सेकंड में हर क्वेश्चन का आंसर देना होता है, इसलिए यहाँ पे ये एक्यूरेसी 88% दिखा रहा है। आप अगर 5 सेकंड का एक आंसर दे देते हो तो यहाँ पे 100% आ जाएगा। और 100% मेरे लिए लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि आपको समझा रहा था इसलिए मुझे टाइम लग रहा था, इसलिए यहाँ पे 88% शो हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कमेंट में, आपने जितने का अगर आंसर दिया तो मैं आपकी रैंकिंग चेक करूंगा अभी कि आपकी कितनी रैंकिंग बन रही है। 17 दूनी 34 नंबर का पेपर है, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, मैं आपकी रैंकिंग चेक करूंगा। और आप भी मुझे स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम का नेम शो हो रहा होगा। आई होप आपको इस पूरे टेस्ट में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। आप भी ये टेस्ट दोबारा दे सकते हैं। दोबारा देने के लिए क्या होगा, मैं इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस पेज की, डायरेक्ट जाकर इस पूरे टेस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरी मेहनत को साकार करिए, मुझे मोटिवेट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड CSS कोर्स और C लैंग्वेज कोर्स की नोटिफिकेशन आप लोग को स्टार्ट होते ही एट टाइम मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।